हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? तो बेटे आज हम रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारा जो दो रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आज हमारे पास जो नई केमिकल रिएक्शन है वो है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे बेटा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आयरन एक तत्व है, इसने इस कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित कर दिया है और यहाँ पे आयरन सल्फेट बना दिया है और सी बना दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या था, Fe प्लस CuSO4। अब देखो ये एक एलिमेंट है और ये एक कंपाउंड है। अब इसने क्या कर दिया है कि किसी यौगिक के एक तत्व कॉपर को यहाँ पे हटा दिया है और कॉपर को हटा के क्या है खुद वहाँ पे स्थापित हो गया है FeSO4 प्लस कॉपर जो हमारा अलग हो गया। देखो विस्थापन जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड, देखो आयरन ने ही कॉपर को क्यों विस्थापित कर पाया, क्यों? क्योंकि आयरन सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है। अगर आयरन कॉपर से सक्रियता श्रेणी में नीचे होता तो यह क्या है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित नहीं कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास दूसरी अभिक्रिया देखो, Zn प्लस CuSO4। अब देखो Zn जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की अपेक्षा में, कैसे? सक्रियता श्रेणी में। तो Zn भी क्या है, कॉपर को विस्थापित कर सकता है और क्या है, ZnSO4 बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखो बच्चों अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलेन है जो किसके ब्लू कलर का होता है, क्या? नीले रंग का होता है। और अगर इसमें आयरन की लोहे की कील डालते हैं तो क्या है, इसका रंग परिवर्तित हो जाता है या हरे रंग का हो जाता है, हल्का दूसरा रंग हरे रंग का हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट क्या है, आयरन की कील डालेंगे तो आयरन क्या है, कॉपर सल्फेट की कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना जाता है। तो ये आई क्या है, आयरन सल्फेट बना, FeSO4 बन जाता है जो कि हरे रंग का होता है और कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। तो बच्चों अगली जो रिएक्शन है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो आयनों का आदान प्रदान होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच दो आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एक अभिकारक हमारे Na2SO4 है और एक BaCl2 है। तो देखो Na आ गया Ba की जगह और Ba चले गए Na की जगह, तो क्या आ गया, BaSO4 और NaCl। ठीक है, दो आयनों का आदान प्रदान होता है और नए दो उत्पाद का निर्माण होता है, जैसे BaSO4 और NaCl। ठीक है, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास है इस अभिक्रिया का द्विविस्थापन का, जैसे यहाँ पे K2SO4 प्लस BaCl2। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो पोटेशियम क्या है, बेरियम की जगह पे आ जाएगा और बेरियम के यहाँ पे पोटेशियम की जगह पे आ जाएगा। दो आयनों का आदान प्रदान होता है और नया जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, नया कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा BaSO4 प्लस KCl, BaSO4 प्लस KCl। ठीक है, इस प्रकार से दो आयनों का आदान प्रदान हुआ और नए दो उत्पाद का निर्माण हुआ, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों अब हमारे पास अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक, ऊष्मा का शोषण होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर पूर्ण होने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है जिस अभिक्रिया को, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। जैसे हमारे पास यहाँ पे अभिक्रिया है CaCO3 जो हमारे पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो इस अभिक्रिया को करने के लिए क्या है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, बाहर से हमें क्या है, एनर्जी दी, इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे N2 प्लस O2, अब इसके लिए भी क्या है, ट्वाइस NO2 या NO2 बनता है, N2O बनता है। तो इसमें के लिए बाहर से हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ी, एनर्जी देने की, इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है,
क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। कि माना जैसे हमारे पास क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। अब देखो बर्फ जब पिघलता है, मेल्ट होता है, तो उसमें क्या है, बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और बर्फ क्या है, पानी में टूट जाता है, पानी में। तो क्या है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हम बाहर से ऊष्मा देते हैं किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो बच्चों, ये हमारा बर्फ जो यहाँ पे पिघल रहा है, तो बेटा देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है और उसमें ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे C+O2 इक्वल टू क्या बना, CO2। लेकिन जब ये अभिक्रिया हुई तो प्लस क्या है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी। अब एनर्जी निकली तो उसे क्या है, ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्मा दिए थे N2 प्लस थ्राइसेट इक्वल 22 एनर्जी। तो ये 24.3 किलो कैलोरी क्या है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। H2 प्लस Cl2 इक्वल 2 HCl। तो जिस भी अभिक्रिया में क्या है, अभिक्रिया के दौरान क्या है, ऊर्जा का निकलती है, उत्सर्जन होता है, बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे बेटा आपने घर में देखा होगा, जब हम क्या है, चूना लाते हैं बाजार से, या बाजार से हम कहीं से चूना लेके आते हैं, तो क्या है, अगर चूने में पानी डालते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या देते हैं हम, उस चूने के इसमें क्या है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी जब बुदबुदाहट होने लगती है और एनर्जी निकलती है। अब देखो जो चूने में CaO और उसमें हम क्या है, वाटर मिलाया, H2O मिलाया, H2। तो क्या है, ये CaOH का होल ट्वाइस बना, भुजा चूना बना। लेकिन उस दौरान क्या है, ऊर्जा भी रिलीज होने लगती है, प्लस एनर्जी, ये ऊर्जा निकलती है, आपने घर में देखा होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो बेटे, जैसे हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल है। एक में देखो ये बर्फ पिघल रहा है, यहाँ पे बर्फ पिघल रहा है। अब बर्फ पिघल रहा है तो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट की एनर्जी होती है उसको दे रहे हैं। तो क्या ऊष्मा अवशोषित हो रही है यहाँ। और यहाँ पे जैसे लकड़ी कोई जल रही है, ये लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी जल रही क्या है, तो लकड़ी जल रही है तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस रिएक्शन हो रही है, लेकिन इसमें क्या एनर्जी बाहर निकल रही है। अब जिस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें हम ऊर्जा एनर्जी देने की आवश्यकता होती है ऊष्मा, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो बेटा, अगली जो हमारे पास रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन परमाणु की बढ़ोतरी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम था, कैल्शियम में ऑक्सीजन था नहीं, अब यहाँ पे गया तो कैल्शियम के ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे जैसे हमारे पास क्या है नेक्स्ट है C+O2, C+O2, CO2, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, S+O2, SO2। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या ऑक्सीजन का योग होता है, उसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा C+O2, C+O2, CO2, ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। H+O2, SO2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इससे पहले हमने फर्स्ट में पढ़ा था जैसे Mg+O2, ये भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। MgO, ये भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी, ये होगी अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया। जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन होगी वो होगी रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में देखो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया की सीधे विपरीत जो होती है वो होती है अपचयन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे ये अभिक्रिया है, ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे कैल्शियम CaO था, CO से यहाँ देखो
अब CO आया तो देखो CaO ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन आप समझ गए होंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब कोई भी रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही अभिक्रिया में होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे अपचयन और उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि भी होती है। देखो यहाँ पे CaO, जब CaO CO में चेंज हो रहा है तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, इसे अपचयन कहते हैं। और जब H2 जो है ये H2O में चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, उपचयन। देखो ऑक्सीजन का इस जो ये प्रोसेस है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ये वाला प्रोसेस है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो देखो ऑक्सीजन का ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रही है, इसे कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होता है, इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है यह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है, हाइड्रोजन से क्रिया कर संतृप्त हाइड्रोजन में। देखो जब एल्कीन या कोई भी एल्कीन या एल्काइन, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करते, उसमें हाइड्रोजन का योग होता है और एल्केन में परिवर्तित होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया। हाइड्रोजनेशन जो अभिक्रिया है, इसका जो उदाहरण है यह है वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना। वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। एथीन से एथेन का निर्माण हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण का निर्माण और जल बनाते हैं, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कास्टिक सोडा क्या है, बेस है। एसिड और बेस क्रिया करके एक लवण का निर्माण करते हैं, NaCl, और जल H2O का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या है, उदासीन यौगिक लवण का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो, और लास्ट हमारे पास रिएक्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया, पेप्टाइड का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, और उसमें क्या अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब माना हमारे पास ये अभिक्रिया है Na2SO4 और BaCl2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि BaSO4 NaCl बना, लेकिन BaSO4 था वो माना हमारे पास Na2SO4 था, प्लस हमें किसमें क्या डाला, BaCl2। तो जो हमारे पास नया कंपाउंड बना है यहाँ पे, तो BaSO4 जो हमारा क्या है, सॉलिड रूप में बन जाता है। अवक्षेप कोई भी किसी विलयन में क्या है, नीचे तलहटी में बैठ जाता है। जो भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन में क्या है, नीचे बैठ जाता है, उसे कहते हैं अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप। इसलिए इसको क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है कि जो PbNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है। तो देखो यहाँ ये पोटेशियम नाइट्रेट और PbI2 पोटेशियम आयोडाइड बनता है। तो जो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास बना PbI2 का येलो कलर का जो है, ये क्या है, किसी भी विलेन में नीचे बैठ गया है, तली में बैठ गया है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमारा आगे का लेक्चर नेक्स्ट डे बनेगा।